Hi guys, this is Vivek Dashora again with you and हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टेस्ट 2311 जो कि रिलेटेड है इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी से। इसका पार्ट सेकंड हम यहाँ पर कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए इसके पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो कि आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, वो 15 वर्ड्स में लिखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन talks about what is the meaning of the educational structure of 5 plus 3 plus 3 plus 4 proposed in the national education policy? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर है। मैं इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। यस, अब जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसका डिटेल्ड एनालिसिस दिया है एज पर डिमांड ऑफ यू ऑल कि सर एटलीस्ट हमारे को पूरा डिटेल्ड आंसर आप दे दिया करें, जो कि मॉडल आंसर होने के साथ में अप्रोच आंसर भी हो। अप्रोच आंसर का मतलब ये है कि हम पूरी बात आपको एक बार बता दें, ताकि जिन्होंने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है या कहीं उस कंसेप्ट को हमारी पढ़ाई के दौरान या नोट्स में या जो बुक्स आप लोगों ने पढ़ी हैं उसमें नहीं कवर हुआ है, तो वो कवर हो जाए एटलीस्ट। ओके, सो इंस्टेड ऑफ 10+2 स्ट्रक्चर हमने एक नया स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है जो कि 3 to 18 ईयर्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें क्या है। अंडर दिस ये 12 ईयर्स का स्कूल एंड 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग इसमें इंक्लूडेड है। फाउंडेशन स्टेज इसमें एक बताई गई है, उसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज बताई गई है, फिर मिडिल स्टेज बताई गई है एंड लास्ट में सेकेंडरी स्टेज इसमें बताई गई है जो कि 18 ईयर्स तक इंक्लूडेड है। अब हम यहाँ बात करते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, सो आप इसको देख सकते हैं। जब आपको पढ़ना हो तब इसको दोनों उससे आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं ये बात करता हूँ, जो हमारा मेन टारगेट है वो ये कि अगर ये 20 वर्ड्स में पूछा गया है तो सर हम इसे 20 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। आपने तो इतना बड़ा आंसर दे दिया और ये तो मोर देन 100 वर्ड्स है, तो इसको हम 20 वर्ड्स में कैसे समराइज करेंगे। सो दैट इज आवर स्किल और उस चीज को हम डेवलप करवा रहे हैं। ओके, अब बात आती है ये कि तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए कि जब हमने एनईपी की बात करी कि एनईपी 2022 टॉक्स अबाउट, या ये किस बारे में बात करता है, तो इसने एक 4 स्टेजेस दिए हैं। तो हम लिखेंगे सीधा राष्ट्रीय शिक्षा नीति या एनईपी 2020, उसके बाद लिखेंगे 4 स्टेजेस, फिर आप लगाइए एरो। एरो लगाने के बाद में आप डायरेक्ट लिखिए फाउंडेशन या फाउंडेशनल स्टेज। उसमें आप सिर्फ लिखिए 3 to 8 ईयर्स और उसके साथ में लिख लीजिए 2 ईयर्स जिसमें प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी एजुकेशन, 3 to 8 ईयर्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी स्टेज एंड 2 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, फॉर 2 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये हमने लिखा है फाउंडेशनल स्टेज में। और ऐसे ही करके फिर हम ये बाकी की रेस्ट ऑफ द 3 स्टेजेस, जिसमें प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, उसके लिए हम लिखते जाएंगे। तो 1 फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड द लास्ट स्टेज। इन स्टेजेस के बारे में हमने लिखा और इनके जो की पॉइंट्स हैं वो हम सिर्फ लिख देंगे। तो वो 20 to 25 वर्ड्स में ये समराइज हो जाएगा। 15 वर्ड्स लिखने होते हैं, बट यस हम उसे 20 वर्ड्स तक में लिख सकते हैं। तो दिस वुड बी द पैटर्न टू प्रोवाइड द और द फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की राजस्व प्राप्तियों के स्रोत क्या क्या हैं वो बताइए। जी हाँ, 50 वर्ड्स या 2 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं उनमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको समराइज करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर सिर्फ हमारे को उसके फैक्ट्स और उसके कीवर्ड्स लिख कर आने होते हैं। दैट इज द ओनली वे टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द आरपीएससी एंड गेट द ऑप्टिमम मार्क्स। अभी बच्चों की कॉपीज भी आ जाएंगी, जो रिजल्ट आ गए हैं उसके बाद में, तो उन कॉपीज को भी आप देख सकते हैं, या आप में से कई लोगों ने जिन्होंने दिए हैं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली रिपीटर्स ही होते हैं, उनको रैंक इम्प्रूव ही करनी होती है। तो आप लोगों ने अगर 18 वाला भी मेंस लिखा है तो भी आप उस चीज को देख सकते हैं। 21 वाली कॉपीज भी शायद जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि हम किस लेवल पर फैक्ट्स लिख रहे हैं और उन फैक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने
मेरे पहले वाले वीडियोस में ये चीज आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करी है, तब आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के सॉरी, दो तरीके यानी कि दो मीडियम है, दो माध्यम है, जिसमें एक होता है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू में क्या है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यूज तो हमने जहां जहां पर भी टैक्स लगाए हैं वो सब से जो कलेक्शन हो रहा है दैट इज द टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स लगाने के अलावा जिन माध्यम से सरकार की अर्निंग या इनकम हो सकती है उसको बोलते हैं। तो उसमें होता है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम का मतलब ये होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें सरकार ने अपना पैसा लगाया हुआ है, उनसे जो अ, सरकार की इनकम होती है, मतलब अगर कंपनी को फायदा हुआ तो सरकार को भी उसका शेयर प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डिविडेंड इनकम। इसके बाद में प्रॉफिट होता है सरकार की अपनी कुछ पीएसयूज या अंडरटेकिंग्स हैं। पीएसयूज का मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं, पीएसईज, उनमें से जो उसको प्रॉफिट आएगा उसको डिविडेंड बोलते हैं। इसके अलावा सरकार खुद से कुछ कंपनीज रन कर रही है। देखिए, एक है बीएसएनएल, वो पीएसयू में आएगा। एक है इंडियन रेलवे, वो सरकार खुद के द्वारा रन कर रही है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद रन कर रही है, मतलब वो पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है। सो वहां से जो सरकार के खुद के, जैसे रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, वहां से जो सरकार की अर्निंग होगी उसे प्रॉफिट बोला जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसिप्ट है, सरकार ने कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं या गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उनको इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया हुआ है, तो उससे जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो है। और इसके साथ में ग्रांट्स है। ग्रांट्स का मतलब होता है कि कई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हमारे को दान दाताओं द्वारा दान दिया गया है, ग्रांट दिए गए हैं। अलग अलग तरह के ग्रांट होते हैं, जैसे कोविड के टाइम पर भी हमने देखा है कई तरह के ग्रांट्स गवर्नमेंट को अवेलेबल हुए हैं। तो वो ग्रांट्स हैं और वो नॉन रीपेएबल होते हैं, उनको वापस से पे नहीं किया जाता। गेटिंग माई पॉइंट? सो दोज आर द सोर्सेज। इसके अलावा सरकार के पास एडिशनल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में बोरोइंग्स है कि हाँ, सरकार उधार ले सकती है कभी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच की सिचुएशन है तो। और सर जो स्टेट्स को लोन दिए हुए हैं, एक तो स्टेट्स द्वारा सरकार को जो लोन ले रखे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, तब उनका इंटरेस्ट दिया जाएगा। और कभी कभी राज्य सरकार अपने लोन को रीपे भी कर देगी ना एक टाइम पर, मतलब मूलधन भी वो वापस लौटा रही होगी, तो उसके जो है वो भी इसमें कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए लोन्स का रीपेमेंट और उनके इंटरेस्ट दोनों ही नॉन टैक्स रेवेन्यूज में आएंगे। गेटिंग दिस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड या सार्वजनिक वस्तु जो है उसकी कौन सी दो मुख्य विशेषताएं हैं? हमसे सिर्फ ये दो मुख्य विशेषताएं 20 वर्ड्स में पूछिए। अच्छा, यहाँ पर भी अगेन मैं आपको बता दूं लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कि जब आपसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू के सोर्सेस पूछे गए हैं तब आपको क्लियरली सिर्फ उनके नाम ही लिखने हैं, उसमें आपके 20 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। गेटिंग दिस? चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं में तो उसमें होती है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी का बहिष्कार नहीं कर सकते या किसी को बाहर नहीं कर सकते। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है या कोई पर्सन अपने से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है, या मैं आपको पेट्रोल की बात करूं या फिर मैं आपको गैस की बात करूं, जो हमारी रसोई गैस है उसकी बात करूं, कोई भी आम आदमी उस कॉस्ट को बेयर नहीं कर सकता जिस कॉस्ट पर वो मार्केट में अवेलेबल होती है। उसे बेयर सरकार कर रही होती है और आपको सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि हमने इराक से तेल मंगवाया, ईरान से हमारे यहाँ पर तेल आया और वो तेल यहाँ पर आकर फिल्टर होकर और उसके बाद में हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। उस सारी कॉस्ट को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो बहुत हायर कॉस्ट होती है। तो वैसी चीजों के लिए कहा जाता है कि इसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता, इसका बहिष्कार नहीं किया जाता, हर आम आदमी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो सार्वजनिक वस्तु की सबसे अच्छी बात यह होती है, जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे चल रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस का सिर्फ आप एक टिकट लेंगे और आप वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर सकते हैं। पर वंदे भारत एक्सप्रेस में ये चीजें नहीं हो सकती हैं कि आम आदमी को या किसी को भी जो वो एक फिक्स टिकट की रेट है उसका टिकट उसने परचेज करने के बाद में उसे नहीं अवेलेबल हो। तो सार्वजनिक सभी वस्तुएं ऐसी होती है सबके लिए अवेलेबल है और उसी एक ही कॉस्ट पर अवेलेबल।
जो भी उसकी प्राइस फिक्स करी है उस पर वो सबके लिए अवेलेबल है। तो इसमें एक तो एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, दूसरा राइवलरी नहीं होती है, मतलब प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, मार्केट की जो कंपटीशन है उस कंपटीशन से ये बाहर होता है। तो जो रेट्स हैं वो लगभग फिक्स होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर गैस सिलेंडर है वो 900 950 रुपए में मिल रहा है, तो फिर उसके बाद में उसमें फर्दर कोई कंपटीशन नहीं है कि बाजार में कोई उसको 850 में दे रहा है, कोई 750 में दे रहा है, कोई उसको 1050 में दे रहा है, वो नहीं होता है। काला बाजारी अलग चीज है। ओके, सो दोज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक गुड्स। कमेंट ऑन द जीएसटी काउंसिल। अच्छा, अब जब बात ये आई कि हमारे को 20 वर्ड्स में इसको कंक्लूड करना है कि जीएसटी काउंसिल क्या है, या फिर कमेंट का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ कि कमेंट का मतलब ये है कि हमारे को उसकी एक तरह से समरी लिख देनी है जब हमारे से 20 या 50 वर्ड्स में पूछा है कि इसके बारे में बताना। अगर 100 वर्ड्स में पूछा है तो हम उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों पर भी जाते हैं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द नेशंस इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। तो सबसे पहली बात की जीएसटी काउंसिल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो अप्रत्यक्ष कर है, उनको मेंटेन करती है। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। दूसरा, हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स साथ में होती हैं। इसके साथ में इसका जो चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर FM होता है, और इसके साथ में सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ईच स्टेट्स इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये किस चीज को बढ़ावा देती है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। अब इस आंसर को हम 20 वर्ड्स में कैसे कंक्लूड करेंगे? 20 वर्ड्स में कंक्लूड करने का सबसे बेटर तरीका है इसको कैसे इन सारे वर्ड्स को लपेट कर कैसे लिखा जाए। कहने का मतलब ये है कि इन सबको हमारे को रोल करके और एक साथ हम इसको कैसे प्रोवाइड कर दें। तो आर्टिकल 279A, इट इज a constitutional body to shape the nation's indirect tax regime, and where finance minister of central government chairs the council along with state finance ministers as members to promote the cooperative federalism. सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए आर्टिकल 279A के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष एवं अन्य राज्यों के या सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके मेंबर्स होते हैं, जो देश के अप्रत्यक्ष कर निर्धारण या अप्रत्यक्ष कर प्रशासन या उसके प्रावधानों का नियमन एवं रेगुलेशंस करते हैं। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। इसके कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच रिकमेंडेशंस डिड द चलैया कमेटी? चलैया कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसने टैक्स रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी? अगेन वही बात है कि 20 वर्ड्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या लिखेंगे? तो हमारे को एक 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 सिर्फ पॉइंट्स लिखने होंगे। पॉइंट्स में हम क्या क्या बताएंगे, ये आपने नहीं पढ़े हो तो इसको एक बार पढ़ लेना। इन्होंने सबसे पहले जो पर्सनल टैक्सेशन है उस सिस्टम में रिफॉर्म की बात करी। रिफॉर्म में इन्होंने क्या बताया है कि जो मार्जिनल टैक्स रेट्स हैं उनको कम किया जाए। इसके साथ में जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं उनको कम करने की इन्होंने सिफारिश करी है। दूसरा, कस्टम ड्यूटीज जो है किसी भी चीज पर उनका रेशनलाइजेशन किया जाए। इन्होंने ये बताया कि जो हम कस्टम ड्यूटीज लगती है या जो बाहर से जो भी चीज आ रही है उन पर जो कस्टम्स लगते हैं उन चार्जेस को कम किया जाए। तो एक तो इन्होंने कस्टम से रिलेटेड दो, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हम कैसे पेयर्स में इनको कोरिलेट करके इस आंसर को याद कर सकते हैं। तो कस्टम ड्यूटीज के बारे में बोला कि एक तो इसको कम किया जाए यानी कि इसमें रिडक्शन किया जाए। दूसरा, इन्होंने बोला कि कस्टम टैरिफ, टैरिफ्स का मतलब होता है जो स्लैब्स होती हैं। देखिए, टैरिफ्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम किसी होटल में गए या फिर हम किसी मोबाइल को रिचार्ज करवा रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि इसके टैरिफ प्लान्स क्या क्या है। तो वैसे ही जो टैक्स है उसकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए टैरिफ्स आता है कि किस पर कितना परसेंट लगेगा, किस पर कितना परसेंट लगेगा। यानी कि रेबेन का चश्मा अगर बाहर से मंगवाया जा रहा है तो उस पर कितना परसेंट लगेगा, और अगर फाइजर की कोई दवाई बाहर से मंगवाई जा रही है तो उस पर कितना परसेंट कस्टम लगेगा। तो उसको रेशनलाइज किया जाए, मतलब उसका तार्किक रूप से उसको दोबारा से
उसको डिसाइड किया जाए। तो एक तो इन्होंने बोला कि इसमें रिडक्शन ही कर दो, इसमें कमी कर दो, दूसरा उसमें तार्किक रूप से कमी करने की बोला है, दूसरा इन्होंने अगली बात करी है एक्साइज ड्यूटी पर। ये सेंट्रल एक्साइज की बात की जा रही है कि सेंट्रल सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, तो उसका साधारणीकरण या नॉर्मलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन यानी कि एक्साइज ड्यूटीज का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा किसी जमाने में, तो इन्होंने ये बोला था उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ताकि आम आदमी के समझ में आए और आम आदमी उसको पे कर सके। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द टैक्स नेट। अभी तक जो हमारे यहाँ पर टैक्स नेट था या टैक्स की एक तरह से जो बेस है, जिस जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसमें सर्विस टैक्स सेक्टर नहीं था। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया कि सर्विस टैक्स को इसमें इंक्लूड कर लिया जाए और उस सबके साथ में वेट सिस्टम को लागू किया जाए जिसका नाम वेट रखा जाए। तो वेट इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही इंडिया में चालू हुआ था। और टैक्स बेस बढ़ाने की बात करी। टैक्स बेस बढ़ाने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसका एग्जांपल ये है कि पॉपुलेशन का 10% पार्ट, अभी अगर हम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो लगभग 3 से 4% लोग ही हमारे यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं। 7 लाख अभी टैक्स लिमिट कर दी है लास्ट वाले जो बजट अनाउंसमेंट है। उसके ऊपर जितने लोग हैं तो वो 3 से 4% लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स दे रहे होते हैं। अब क्या है कि हम, एक चीज ये है कि इन 7 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों से ही हम टैक्स लें और हम उनसे अच्छा खासा, जैसे कि 5%, 10%, 30% तक की हमने टैक्स स्लैब्स हमारे देश में रखी हुई है, तो 30% तक का टैक्स हम ले रहे हैं। ये हो गया कि आपने पर्टिकुलर एक चंक या पर्टिकुलर पॉपुलेशन के एक भाग से आपने टैक्स लगाया। क्यों? क्योंकि आपकी टैक्स रेट ज्यादा है। इसकी जगह एक और चीज ये आती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स की जद में आए, और चाहे हमने टैक्स की रेट कम रखी हो। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, शुरू से ही हम अच्छे पॉपुलस कंट्री रहे। तो ये रिकमेंड किया जाता रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस टैक्स की जो कारपेट है या टैक्स की जो ब्लैंकेट है या टैक्स की जो चादर है उसके एरिया में कवर करना है। मतलब कि टैक्स की अम्ब्रेला, टैक्स की छतरी के नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और उसको कहते हैं टैक्स बेस बढ़ाना। आपने टैक्स की रेट नहीं बढ़ाई कि कुछ मुट्ठी भर लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया, इसकी जगह आपने उसको कम रखा, बट आपका टैक्स बेस बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स की जद में आए। So it is it was also suggested by the broadening the tax base कर का आधार बनाने की, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके मॉडर्नाइजेशन की भी इन्होंने सिफारिश करी, उसका आधुनिकीकरण किया जाए। आधुनिकीकरण का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो रिसेंट हमने किया है, फेसलेस असेसमेंट। ठीक है, जिसको बोलते थे पिछले वाले इकोनॉमी वाले अपने पेपर में मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं टैक्स टेररिज्म या कर आतंकवाद। और इसको बढ़िया से पिछले वाले उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। स्टेबिलिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टेबिलिटी रखिए। ऐसा नहीं हो कि आपने स्ट्रक्चर को बार बार चेंज कर दिया, आज हम 5% ले रहे हैं, अगले साल फिर बदल दिया, फिर उसके बाद में कम कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स सिस्टम, और टैक्स का ओवरऑल जो सिस्टम है उसको साधारण कर दिया जाए, उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो आपको ये पता होगा कि अभी जो इनकम टैक्स का फॉर्म है जो आम आदमी द्वारा भरा जाता है उसका नाम ही इन्होंने सरल रखा है। सरल फॉर्म भरना, सरल का मतलब वो इतना सरल है कि सब उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। आप टैक्स भरिए, या आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो भी आप आईटीआर वगैरह के लिए जो आपका फॉर्म है उसका नाम सरल ही रखा गया। तो ये मोस्टली 3 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मॉडर्नाइजेशन, दूसरा हो गया आप टैक्स बेस बढ़ाना, और इसको इजी करना, मतलब आम आदमी के लिए, आम आदमी को टैक्स स्ट्रक्चर पूरा समझ में आए उसके लिए क्या चीजें हैं, तो मॉडर्नाइज कर दो, एक उसको सिंप्लीफाइड कर दो, और एक उसको इजी कर दो। ये इन्होंने बोला है रैशनलाइज करने के लिए। और कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज पर इन्होंने मेन फोकस किया था। तो मैंने आपको ये 3 कैटेगरीज बता दी, इससे आपको ये याद रह जाएगा। अब ये बात कि सर 20 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो 20 वर्ड्स में आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, और कीवर्ड्स के साथ रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटीज, रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टेरिफ्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज, आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे डायरेक्ट, एंड यू हैव टू मग अप। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये तो कैसे याद रहेंगे, तो याद तो रखना पड़ेगा, इनको रटना पड़ेगा। रटने का साइंटिफिक मेथड ये हो सकता है कि हमने इनको डिवाइड कर लिया, कुछ पेयर्स बना लिए कि किस किस कैटेगरी को, जैसे एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, और इसमें हमने पेयर बनाकर इनको डिवाइड कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
जेम ट्रिनिटी का डीबीटी में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, जेम ट्रिनिटी जो जनधन आधार मोबाइल है उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या योगदान रहा है की भूमिका या उसके रोल पर आपको कमेंट करना है। तो उसका रोल क्या रहा है, रोल का मतलब ये हो गया कि इंपॉर्टेंस। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता था कि इसका क्या महत्व है, इसकी क्या महत्ता है, ये भी पूछा जा सकता था। इसके बाद इसमें ये भी पूछा जा सकता है, मैं 5 मार्कर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ या 100 मार्कर की क्वेश्चन बात कर रहा हूँ, एनालाइज। अगर ये पूछ लिया तो भी हम इसके बारे में बताएंगे। थर्ड, इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस, तो हमारे को इसके प्रो कौन और सारी चीजें इसमें बतानी होगी। क्रिटिकली एनालाइज भी इसमें पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ द डीबीटी इन जेम ट्रिनिटी इन द डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उसकी जो भूमिका है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण अगर टर्म आ गया, क्रिटिकली एनालाइज टर्म आ गया, क्या करेंगे? क्रिटिकली एनालाइज जब टर्म आ जाता है तब आपको एक ही चीज करनी है कि उसके जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है वो बताने हैं और उसके साथ में ये बताना है कि इसमें चैलेंजेस क्या है, अभी तक इसमें और क्या चुनौतियां हैं जिसको हमें इम्प्रूव करना है, हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर ये 20 वर्ड्स में आपको फिनिश करना है। सो हियर आर द सम की बेनिफिट्स ऑफ द जैम ट्रिनिटी। इन्होंने लीकेज को कम किया है, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, उससे जो पारदर्शिता है वो बढ़ी है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, मतलब कि फाइनेंस में हर आदमी इंक्लूड हुआ। कैसे? क्योंकि हमने जनधन खाता खोला। मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में इन डेप्थ नहीं पता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एक तो लीकेज कम हुआ। लीकेज कम होने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं किसी भी स्कीम का बेनिफिशियरी हूँ, किसी भी स्कीम का अगर मैं लाभार्थी हूँ, तो मेरे को लाभार्थी होने का लाभ प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मनरेगा में एक दिन का रोजगार की जो हमारी लिमिट है या एक दिन के रोजगार की जो मजदूरी है वो 250 रुपए है। अब किसी ठेकेदार के द्वारा मेरे को 250 रुपए नहीं देकर ये बोला जाता है कि तेरे को रोजगार हम दिलवा देंगे और जो मनरेगा की स्कीम है उसमें वहां पर आना है, इस प्लेस पर आ जाना, पर हम रोज का जो रोजगार है वो 250 रुपए नहीं देकर हम 200 रुपए तेरे को देंगे, 50 रुपए हम रखेंगे। ये हो गया लीकेज। या फिर ये हो गया कि मैं काम पर ही नहीं गया और सीधा पैसा मेरे को बोल दिया कि 150 तू रख ले, 100 रुपए हम रख लेंगे 250 में से। तो इस तरह के जो अलग अलग लीकेजेस हैं, या हो सकता है कि पूरा कैंडिडेट ही डमी हो। विवेक दशोरा नाम का आदमी कोई मनरेगा में कभी है ही नहीं, मैंने रजिस्टर ही नहीं करवाया, पर उन्होंने कहीं से मेरा राशन कार्ड या ऐसा कुछ मेरी आइडेंटिटी ले ली, उसको वहां पर लगा दिया और डमी कैंडिडेट के नाम पर ठेकेदार ने पैसे उठा लिए। तो उसको, उस लीकेज को टोटली खत्म कर दिया गया। उस लीकेज को खत्म करने का क्या प्रोविजन है कि सीधा पैसा मेरे खाते में आता है। कौन सा खाता? जनधन अकाउंट भारत सरकार ने खुद ने खोल कर दिया है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, ताकि सभी लाभार्थी बैंक से जुड़ सके। तो एक तो लीकेज कम हो गया, दूसरा हो गया ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। हाँ, इसमें दिख रहा है क्लियरली की पारदर्शिता बढ़ी है। मैं आपको 2020 का एक डाटा बताता हूँ कि लगभग जो लीकेज है वो 0.4% इन ईयर 2020 में रहा है लीकेज। ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे 2020 2019 टू 2020 जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये चीज क्लियरली आई है कि 0.4% पर हम इसको ला सके जनधन आधार मोबाइल से जोड़ने के बाद में, और हम इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन, जिसको बोलते हैं बैंक द अनबैंक्ड। बैंक द अनबैंक्ड का मतलब जो अभी तक बैंक से नहीं जुड़े थे उसको हमने बैंक से जोड़ दिया। क्यों? हमने जनधन खाता खोल दिया। अब जनधन खाता खोलने के बाद में क्या होता है कि जब आदमी एक बार बैंक से जुड़ा है, वित्तीय समावेशन क्या होगा कि वो उसका इंक्लूजन हो गया है बैंकिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल सिस्टम में। अब अगर उसको लोन चाहिए तो लोन के लिए भी वो पहचानता है बैंक को। अब अगर उसको कोई और क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसको किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसको इंश्योरेंस चाहिए, उसको फसल का बीमा चाहिए, उन सारी चीजों के लिए वो एक फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ चुका है, एक स्ट्रक्चर से जुड़ चुका है। तो इन चीजों के लिए जो निर्भरता गांव में या उनमें जो मनी लेंडर्स हैं, जो पैसे कर्ज पे देते थे, उन लोगों से हटकर एक सिस्टम में आ गए हैं, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। तो दिस इज द रोल टू एनहेंस द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। अब अगेन यही बात कि 20 वर्ड्स में क्या लिखना है, यहाँ पर इन 3 शब्दों को लपेटते हुए आपको सिर्फ 20 शब्द लिखने हैं, और आप चाहें तो ये 2020 का डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे का, ये यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। जैविक कृषि के समक्ष कौन सी समस्याएं विद्यमान है, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है उनके सामने कौन से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स अभी हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके जो आंसर्स हैं उसमें हम देखेंगे। एक ये कि सोइल डिग्रेडेशन, यानी कि जमीन जो है वो ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स पहले से बहुत डाले जा चुके हैं। कब? जब हमारे यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। वाटर पोल्यूशन, हाँ, वो जो एक्सेस पेस्टिसाइड और केमिकल्स डाले जाते हैं वो बहकर पानी में भी जा रहे होते हैं, वाटर सोर्सेज में भी जा रहे होते हैं, नदी में भी जा रहे होते हैं। वाटर डिप्लीट हो रहा है, मतलब कि वो जमीन में भी जो पानी उतर रहा है, जो रिस रहा है, उसमें भी वो जा रहा है, और इसके साथ में कुएं वगैरह में भी अगर वापस से पानी, तो वो पानी को ओवरऑल जो वाटर है उसको पोल्यूट कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? एयर पोल्यूशन, यस, पेस्टिसाइड्स वगैरह और ये जो छिड़काव होता है उससे पूरा ओवरऑल एयर पोल्यूशन भी होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, केमिकल्स और इनके यूज से, अगर आपने एक टर्म सुना हो ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, फार्मिंग की वो टेक्निक है जिसमें आपको एक्सटर्नल कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी केमिकल या किसी चीज के लिए खर्चा नहीं करना। एक खेत पर ही कुछ सारी चीजें अरेंज करके, मतलब कि हम खेती कर रहे हैं, खेती के साथ में हमने कुछ पेड़ भी लगाए, पेड़ के साथ में हमने पशुपालन भी किया। ये 3 चीजें होने के बाद में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे के लिए रिसाइकल करके यूज कर लिए जाते हैं। जैसे पेड़ के पत्ते हैं, सूखे पत्ते आपने कलेक्ट किए, उनको कलेक्ट करने के बाद में आपने आसपास मल्च बना दिए। मल्च बनाने, या फिर आपने जो आप पशुपालन किया, पशुपालन से जो आपको गोबर मिल रहा है, उस गोबर से ही आपने गोबर की खाद बना ली और वहीं पर यूज कर लिया। तो आपको अलग से एक्सेस कहीं पर खर्चा करके एग्रीकल्चर नहीं करनी होती। इसको बोलते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टोटली बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए आपके खेत में अगर केंचुए हैं, तो वो गोबर की खाद को जल्दी बना रहे होंगे, परंतु पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के यूज की वजह से इस तरह की बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी हमारे यहाँ पर, हमारे देश में या जमीन पर लॉस हो चुकी है। वी हैव लॉस्ट इट। तो वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर। देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का आपको जो स्टेटस मिलता है, मान लीजिए मैंने अगर एग्रीकल्चर करी और कोई प्रोडक्ट है उसको मैं ऑर्गेनिक का स्टैम्प दिलवाना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोविजन है उसमें ये है कि कम से कम 3 साल तक मैंने पहले टोटली विदाउट एनी केमिकल प्रोटेक्शन दिया हो, और 3 साल तक मेरी जमीन में किसी तरह का केमिकल नहीं डाला गया हो, वो टेस्टिफाई होती है। और वो टेस्टिफाई होने के हमारे यहाँ के प्रावधान तो ये है। इसके बियॉन्ड, जो अगर हम फॉरेन कंट्रीज के प्रावधान देखें किसी प्रोडक्ट के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक होने के, तो उनके प्रोविजंस में ये है कि आसपास का एक पर्टिकुलर एरिया भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वहां पर भी पेस्टिसाइड नहीं यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी और ने केमिकल या पेस्टिसाइड यूज किया, तो वो हवा में उड़कर और मेरे खेत तक भी आ रहा होगा, तो मेरे खेत का प्रोडक्शन भी ऑर्गेनिक नहीं रहा। वहां पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। समझ रहे हैं बात को? सो इस लेवल पर पेस्टिसाइड का जो एक्सपोजर है, पेस्टिसाइड्स से जो वर्कर्स हैं या रेजिडेंट्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, वो सब उससे एक्सपोज हो रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो लाइव स्टॉक्स हैं, या हमारे यहाँ पर पशुधन है, या और भी फसली है, दवाइयां हैं, उनमें यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस क्रिएट या प्रतिरोध क्षमता क्रिएट हो जाती है कीट पतंगों में, या जो कीट लग रहे हैं उनमें भी। तो वो एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने लगेंगे, तो वो कीट ऑलरेडी दवाइयों के लिए भी उनमें रेजिस्टेंस है। तो अब बिना दवाई के उन कीट को, उन खरपतवार को, उनको कैसे रोकें? ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो जीएमओ क्रॉप्स हैं, उनके अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आना बाकी है। मतलब क्या आपको ये पता है कि ह्यूमन जीन में किसी तरह की एडिटिंग, जीन एडिटिंग एक टर्म है, उसको रोका हुआ है अभी तक। ओवरऑल वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जीन एडिटिंग की टेक्निक हमारे पास है, क्रिस्पर सीएसआर जो सीजर्स है, या जो एक कैंची है, वो निकाली है कि हम जीन की एडिटिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी एक जीन की एडिटिंग इस लेवल पर की गई है कि
हमारे यहाँ पर मान लीजिए कि एक फैमिली हिस्ट्री है किसी व्यक्ति की, इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, यहाँ पर शुगर या डायबिटीज बहुत सारे लोगों को होती है। अब हमने इस चीज को जीन एडिटिंग के थ्रू सही कर लिया कि हम एक पर्टिकुलर जीन के पार्ट में एडिटिंग कर देते हैं, उसके बाद में जो होने वाले ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो संतानें हो रही हैं, उनमें किसी भी तरह से ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि उनको डायबिटीज होगी, मतलब जो आनुवांशिक डायबिटीज है वो नहीं होगी। आपने ये एडिटिंग से अचीव कर लिया, पर ये अलाउ नहीं किया गया है अभी तक। वाई? क्योंकि हमने उस एडिटिंग से डायबिटीज को तो कंट्रोल कर लिया, पर उस एडिटिंग के बाद में ह्यूमन जो नेचुरल पर्सनैलिटी है, नेचुरल बॉडी है, उस पर क्या इम्पैक्ट होंगे। अगर ये 3 या 4 पीढ़ी के बाद में सामने आया तो आज आपने डायबिटीज को तो रोक लिया है, वो ट्रीटेबल भी है, पर अगर कोई ऐसी नई बीमारी आ गई जो ट्रीटेबल भी नहीं रही और वो वंशानुगत रूप से हम सब में फैल चुकी होगी, तब हमारे पास रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए ह्यूमन जीन एडिटिंग को अभी तक नहीं अलाउ किया गया है। वो सेम चीज क्रॉप्स में भी एप्लीकेबल है कि जेनेट जो जीन मॉडिफिकेशन है अगर किसी ऑर्गेनिज्म का किया गया है, तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि उसके फर्दर आने वाली पीढ़ियों में क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। ये अपने आप में एक चुनौती है। ओके, सो दोज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया में अचीव करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप समझते हैं कि किसी भी चीज का या कोई भी डेवलपमेंट है उसका इस तरह से यूज करना है, डेवलपमेंट इस तरह से करना है या प्रोडक्शन इस तरह से करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस प्रोडक्शन का लाभ बचा रहे। इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मान लीजिए कि आज मेरे पास 10 बीघा जमीन है, उस 10 बीघा जमीन पर मैं प्रोडक्शन लेता हूं, पर मैंने इतना इंटेंसिफाइड एग्रीकल्चर करी, इतने केमिकल्स इतना इस तरह से यूज किया कि मेरे पास जो वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, मान लीजिए मेरे पास अगर 10 बीघा जमीन पर एक कुआ है और मेरी जो 10 बीघा जमीन है उसमें मैंने इतने केमिकल्स यूज किए कि ना तो उसका पानी किसी काम का रहा, ना उस जमीन की उत्पादकता बची मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए या क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। उसके लिए सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं वो खुद सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब कभी भी सस्टेनेबल का वर्ड आता है या सस्टेनेबल ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म के रूप में आता है, तब आपको उसे सस्टेनेबल वर्ड को बार बार यूज करके सभी प्रैक्टिसेस में अप्लाई करना होगा। जितने एस्पेक्ट्स हैं हमारे जीवन के, उन सभी एस्पेक्ट्स में आपको सस्टेनेबल यूज या सस्टेनेबल प्रोडक्शन, सस्टेनेबल प्रैक्टिस टर्म को काम में ले देना होगा। दैट इज द कोर ऑफ सच आंसर राइटिंग। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आप सस्टेनेबल सभी जगह फिट कर सकते हैं, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो एग्रीकल्चर में जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो भी सस्टेनेबल हो, इस तरह की नहीं हो जैसा मैंने अभी 10 बीघा का एग्जांपल दिया। एनहेंस रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के ज्यादा से ज्यादा सभी के जीवन में इंटीग्रेशन हो, मतलब उसको समाहित किया जाए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा काम रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, पानी का हमें बचत भी करनी होगी और उसका मैनेजमेंट भी करना होगा, प्रबंधन भी करना होगा। मतलब कि जैसे अब मैंने कपड़े धोकर पानी को फेंक दिया, वो नाली में गया, नाली में जाकर नाले में चला गया, उसकी जगह क्या वो पानी ट्रीटेबल है या उसका दोबारा से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसे यूज किया जा सकता है। और पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स कई सारे लगे हुए हैं अगर हम देखते हैं, तो इसे बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन हमें करना होगा। इसके साथ में फोस्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, मतलब जो शहरों का विकास है वो भी सस्टेनेबल बनाना होगा। महिलाओं और लड़कियों को या गर्ल्स को, यूथियों को इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में शामिल करना होगा। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसे आपके ऐसे में भी पूछा जा सकता है कि महिला भागीदारी, जो धारणीय विकास है एवं महिला भागीदारी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम क्या लिख रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ये एक बड़ा चीज है और इस पर आपको सोचना होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कि ये ऐसी क्या एस्पेक्ट है जिसको हम नहीं कवर कर रहे हैं अगर,
या हम इसको किस तरह से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है और उसमें महिलाओं की भूमिका क्यों बढ़ जाती है। देखिए, एक महिला घर को संभाल रही होती है, हमें अपनी माँ ने बड़ा किया है, घर की महिलाओं ने बड़ा किया है, तो जो भी केयर टेकिंग होती है वो महिला ही होती है। केयर टेकर जब महिला होती है तो ये मान लीजिए कि जितनी प्रैक्टिसेस हैं, जितने संस्कार हैं, जितनी आपकी अपब्रिंगिंग है, वो सब कुछ महिला कर रही है। तो जो केयर टेकिंग प्रैक्टिसेस में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे होंगे, तो उनके सानिध्य में रहने वाले बच्चे और आने वाली जनरेशन, एक तो घर का पूरा जो भारतीय ट्रेडिशन है, परंपरा है, तो घर की पूरी जिम्मेदारी और उसको संभालने की जिम्मेदारी या उसको पूरा मैनेज करने की जिम्मेदारी, तो उसमें जब सस्टेनेबल प्रैक्टिस होगी, एक चीज जैसे ये कि हमारे यहाँ पर एक पीने के पानी का बर्तन है, इस पीने के पानी के बर्तन को हम रोज भरते हैं कि जब भी हमारे यहाँ पर ताजा नल आता है या फिर हम इस पीने के पानी के बर्तन का कल का पानी बासी हो गया, तो बासी पानी का भी हम यूज करें, इसे नाली में नहीं फेंके। ये होगी सस्टेनेबल प्रैक्टिस एक महिला के द्वारा। इस चीज को जब समझ रही होगी तो उसके बच्चे भी समझ रहे होंगे, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस बढ़ाई जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आबादी में 50% पार्टिसिपेशन महिलाओं का है, 50% है। तो जब उनको इस चीज की समझ होगी तो जिस भी सेक्टर में होगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, या सिर्फ डोमेस्टिक होम मेकर है, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो घर में काम करती है, घर में काम करना टर्म एक बड़ा चीप हो जाता है, तो उनको होम मेकर्स बोला जाता है। तो वो जब एक घर का निर्माण कर रही होगी या एक परिवार को संभाल रही होगी, तब भी उसकी प्रैक्टिस सस्टेनेबल होगी, ये एक भूमिका हो जाती है। तो धारणीय विकास एवं महिला भागीदारी ये इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, ये बहुत बड़ी चीज है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज कंजप्शन मतलब आपकी जो कंजप्शन है, आपका जो उपभोग है, वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। एक टर्म हम जनरली काम में लेते हैं, राजस्थान के सभी जीमण जहां पर होते हैं, जो सामूहिक भोज होते हैं, उनमें लिखा जाता है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। हम कंजप्शन इतना ही करें जितना जरूरत है, अननेसेसरी कंजप्शन की आदत भी आपको कम करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंजप्शन का यही लेवल है कि हमारे को वो चाहिए या नहीं चाहिए, पर हम एक एक जस्ट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में, या फिर एक ये मान लीजिए कि हम बिना सोचे समझे इमोशनली कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेस कर लेते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट जो एक है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो कंजप्शन पैटर्न और प्रोडक्शन पैटर्न वो दोनों सस्टेनेबल होने चाहिए, और गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको शक्तिशाली बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नेंस जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, उतना ज्यादा सस्टेनेबल गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन वही बात, 20 वर्ड्स में कैसे लिखना है, तो इसके सिर्फ कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जो मिशन उसमें इंक्लूडेड है, उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पर समझाने वाली कोई बात नहीं है, क्लियर कट क्वेश्चन है, जिसमें नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, और नेशनल वाटर मिशन है या राष्ट्रीय जल मिशन है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज श्री अन्न पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो लिख कर और मुझे भेजें। सो इट इज योर होमवर्क। गेटिंग दिस? चलिए एक बार हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द 5 मार्कर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पार्ट।